आप सभी का शिक्षित युवा शक्ति चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग सकुशल होंगे। हिंदी व्याकरण श्रृंखला के अंतर्गत हम लोगों ने पिछले वीडियो में स्वर भेद और व्यंजन भेद के बारे में अध्ययन किया था। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हिंदी व्याकरण में स्वर और व्यंजन के उच्चारण स्थान के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने अध्ययन की शुरुआत करते हैं। उच्चारण के स्थान के अनुसार ध्वनियों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला, कंठ। वैसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान कंठ है तो वह कंठ के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत अ, आ, कवर्ग, कवर्ग यानी कि क, ख, ग, घ और अंग, फिर ह और विसर्ग। इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है। इन्हें याद करने के लिए एक सूत्र है, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, जिसमें अ, कु मतलब कवर्ग, ह और विसर्ग। अगला, तालव्य। वैसे वर्ण जिनका उच्चारण तालु के सहयोग से होता है वे तालव्य के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले वर्ण हर्षई, दीर्घई, चवर्ग। चवर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण च, छ, ज, झ, य और स। इन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है। इसे भी याद करने के लिए एक सूत्र है, इचु या सानाम तालु। अगला, मूर्धन्य। वैसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान मूर्धा है तो वे मूर्धन्य के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले वर्ण है री, टवर्ग। टवर्ग यानी कि इसके अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं, ट, ठ, ड, ढ, न, र और स। मूर्धा से उच्चारित होने के कारण ही इन्हें मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। इसके लिए सूत्र है ऋतु रसानाम मूर्धा। अगला, दंत। वैसे वर्ण जिनका उच्चारण जीभ और दांत के सहयोग से होता है वे वर्ण दंत के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले वर्ण तवर्ग, जिसके अंतर्गत 5 वर्ण त, थ, द, ध, न और ल और स होते हैं। इसे भी याद करने के लिए एक सूत्र है, तुलसानाम दंता, यानी तू से तवर्ग, ल और सा से स। अगला, ओष्ठ। वैसे वर्ण जिनका उच्चारण ओठ के सहयोग से किया जाता है वे वर्ण ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले वर्ण निम्नलिखित है, हर्षऊ, दुर्घऊ और पवर्ग। पवर्ग यानी कि प के अंतर्गत जो 5 वर्ण आते हैं, प, फ, ब, भ, म। इसे भी याद करने के लिए सूत्र है, उपोरोष्ठव। ये जितने भी वर्ण हैं इन्हें हम लोग जब उच्चारण करते हैं तो ये सारे अंग जो हैं इनका सहयोग होता है। तो इसी के आधार पर वर्णों को भेद किया गया है। चलिए अगला जो है दंतोस्थ है। वैसे वर्ण जिनका उच्चारण ओठ और दांत के सहयोग से होता है वे दंतोस्थ के अंतर्गत आते हैं। जैसे व, जिसका उच्चारण स्थान दंत और ओठ है, इसमें नीचे का ओठ और ऊपर के दांत के मिलने से होता है।
इसका सूत्र है वकारस्य दंतोस्थय। अगला कंठ तालव्य, वैसे वर्ण जिनका उच्चारण कंठ और तालु के सहयोग से होता है, वैसे वर्ण कंठ तालव्य के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत ए और ऐ आते हैं। इसके लिए जो सूत्र है एदैतो कंठ तालु। अगला कंठोष्ठय, वैसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान कंठ और ओठ होता है वे कंठोस्थ के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत ओ और औ आते हैं। इसके लिए सूत्र है ओदौतो कंठोस्थम। अगला अनुनासिक, वैसे वर्ण जिनका उच्चारण अपना जो मूल स्थान है उसके साथ साथ नासिक का भी सहयोग होता है, वैसे वर्ण अनुनासिक के अंतर्गत आते हैं। जैसे सभी वर्गों के पांचवें अक्षर, जैसे अंगा जिसका उच्चारण ये कवर के अंतर्गत आते हैं, तो इसका उच्चारण स्थान जो होता है वह कंठ होता है। लेकिन जब हम अंगा का उच्चारण करते हैं तो कंठ के साथ साथ इसका नासिका का भी सहयोग होता है, यानी नाक का भी सहयोग होता है। तो इसीलिए सभी वर्गों के पांचवें अक्षर जैसे अंगा, या, न, न, म, तो ये सभी अनुनासिक कहलाते हैं। इसके लिए सूत्र है य म अंगारणा नानाम नासिका। नासिक के अनुस्वार और चंद्र बिंदु दोनों की ध्वनि नासिका से होती है, इस कारण इन्हें नासिक के ध्वनि कहते हैं। चलिए एक विशेष जो है वह है कि स्वर का उच्चारण जब मुंह के साथ साथ नासिका से होता है तो उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। यानी वैसे स्वर जिनका उच्चारण मुंह के साथ साथ नासिका से हो तो उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। इसके लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, जैसे आंख, ऊंट। तो इसमें जो आ है, आंख में जो आ है तो उसका उच्चारण करते समय हमें मुंह के साथ साथ नासिका का भी सहयोग हो रहा है, तो इसलिए इसके ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है। अगला जो है हमारे सांस की रगड़ के आधार पर, जो मतलब सांस कब थोड़ा लेना है, कब ज़्यादा लेना है, उस आधार पर जब हम वर्ण का उच्चारण करते हैं तो ये निम्नलिखित प्रकार में विभाजित है। पहला अल्प प्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में कम श्वास लगती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। जैसे सभी स्वर अ, आ, हर्षई, दीर्घई, ठीक। वर्गों के प्रथम जैसे क, च, ट, त, प। तृतीय जैसे ग, ज, ड, द और ब। पंचम अंग, य, ण, न और म। और अंतस्थ य, र जैसे वर्ण अल्प प्राण है। अगला महाप्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में अल्प प्राण की तुलना में अधिक श्वास लगता है उन्हें महाप्राण कहते हैं। जैसे वर्गों के द्वितीय, जैसे ख, छ, नहीं सॉरी, फ। चतुर्थ जैसे घ, झ, ढ, ऐसे ही। और उष्म जैसे तालव्य से वर्ण महाप्राण है। अगला घोष, श्वास के स्वर तंत्र के साथ रगड़ से जो उत्पन्न ध्वनि होती है उसे घोष कहते हैं। जैसे सभी स्वर वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण। तृतीय के अंतर्गत जैसे कवर्ग में हम देखेंगे तो ग, चतुर्थ घ और पंचम अंगा।
ये कॉमा अंतस्थ और ह घोष वर्ण है, इनके उच्चारण में नाद प्रधान है। अगला अघोष, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास की प्रधानता होती है वे वर्ण अघोष है। देखिए, घोष यानी कि उसमें श्वास के साथ साथ हमारे स्वर तंत्र जो है उसका रगड़ भी होगा, उसमें ध्वनि का रगड़ होगा, तो उस समय उसे घोष कहते हैं। और अघोष में क्या होगा कि सिर्फ श्वास की प्रधानता होगी। इस प्रकार व्यंजन वर्णों की 5 श्रेणियां होती है। अघोष अल्प प्राण, यानी अघोष होगा सिर्फ श्वास का महत्व होगा, लेकिन अल्प प्राण जो जैसा कि हमने देखा, अल्प प्राण यानी श्वास कम लेना होगा। तो इसके अंतर्गत आता है क, च, ट, त, प। अघोष महाप्राण, यानी इसमें भी श्वास की प्रधानता होगी, लेकिन श्वास ज्यादा लेना होगा। जैसे ख, छ, ठ, थ, फ, क्लाव्य स, मूर्धन्य स और दंत स। घोष अल्प प्राण ग, ज, ड, द, ये सब जो लिखे हुए हैं और सभी स्वर। अगला घोष महाप्राण, इसके अंतर्गत घ, झ, ढ, ध, ऐसे ही भ, ह। अनुनासिक घोष अल्प प्राण, जैसे इसके अंतर्गत इसका उच्चारण जब होगा तो नाक का भी सहयोग होगा और इसमें श्वास कम और घोष यानी कि स्वर तंत्र का रगड़ भी होगा। तो इसमें अंग, य, न, न, म। तो चलिए, आज का हमारा हिंदी व्याकरण का श्रृंखला यहीं संपन्न हुआ। अब अगले अध्याय में हम लोग संधि के बारे में अध्ययन करेंगे कि वर्णों का मेल कैसे होता है और शब्द निर्माण में वे कैसे सहयोग करते हैं। तो चलिए, जय हिंद। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।